आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने आज तेलंगाना विधानसभा से दल बदलू विधायकों की अयोग्यता में देरी के संबंध में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव और हुजराबाद विधायक पार्टी कौशिक रेड्डी द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इससे पहले न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और के. विनोद चंद्र की पीठ ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष से अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए उचित अवधि के बारे में सवाल किया था। जब मामला आज उठाया गया तो न्यायमूर्ति गवई ने विधानसभा सचिव का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वरिष्ठ वकील मुकुल सहयोगी को याद दिलाया कि उन्हें इस समय सीमा पर निर्देश मांगा था। जयसी रोहतगी ने अतिरिक्त समय मांगा। न्यायमूर्ति गवई ने दृढ़ता से कहा, लोकतंत्र में पार्टियों के अधिकारों को कुंठित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायमूर्ति चंद्रन ने कहा, यदि आप हमें उचित समय नहीं देते तो हम उचित व्यक्ति हैं। अदालत ने अगली सुनवाई 18 फरवरी के लिए निर्धारित की है। आपको बता दें कि 16 जनवरी को बीआरएस ने दल बदलू विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को त्वरित कार्रवाई करने और अयोग्यता मामले को हल करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश दे। बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का दावा है कि उन्होंने ओबीसी जाति जनगणना की है और वे तेलंगाना में ओबीसी को 42% देने जा रहे हैं, जो दुर्भाग्य से वास्तविकता से बहुत दूर है। आयोजित की गई जाति जनगणना में कई विसंगतियों है और कई संगठन जो लगातार इस मुद्दे पर अभियान चला रहे हैं। आगे उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि हम सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए गलत आंकड़ों का विरोध करते हैं। अगर कांग्रेस ओबीसी को आरक्षण देने के लिए प्रति इतनी ईमानदार है तो उन्हें इस सर्वे को ठीक से फिर से कराना चाहिए। हम ओबीसी के लिए 42% आरक्षण की मांग करते हैं और विधानसभा में विधेयक पेश किया जाना चाहिए। बीआरएस स्पष्ट रूप से इसका समर्थन करेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद क्या तेलंगाना के बीआरएस और कांग्रेस के रिश्ते और गहरे हो गए हैं? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कुछ ऐसा ही दावा किया है। बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखकर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर पर तीखा पलटवार किया है। दरअसल केटीआर ने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने की नसीहत दी थी, जिस पर बीजेपी नेता ने तंज भरे लहजे में कांग्रेस और बीआरएस दोनों पर निशाना साधा। जी किशन रेड्डी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि बीआरएस और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में क्राइम पार्टनर आम आदमी पार्टी के कमजोर पड़ते हैं। केटीआर ने कांग्रेस को दोस्ती का खुला न्योता दे दिया। उन्होंने याद दिलाया कि बीआरएस प्रमुख केसीआर ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के साथ ही की थी। उन्होंने कहा कि 2004 में बीआरएस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और यूपीए सरकार में मंत्री भी बने थे। 2014 में तो उन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय करने तक का वादा कर दिया था। लेकिन अब जब तेलंगाना में बीआरएस की जमीन खिसक रही है तो केसीआर फिर से कांग्रेस की गोद में बैठने को तैयार हैं। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने आज हैदराबाद में चिरकूर बालाजी मंदिर के पुजारी सी.एस. रंगराजन पर हमले पर चुप्पी के लिए कांग्रेस और बीजेपी की निंदा की। केटीआर ने दोषियों के खिलाफ जवाबदेही कार्रवाई और रंगराजन की सुरक्षा की मांग की। सिरसिला विधायक ने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि धर्म के रक्षक हमला करते हैं जबकि संविधान के रक्षक पीछे बैठकर देखते रहते हैं। केटीआर ने कांग्रेस और बीजेपी को हिंदुत्व का स्वघोषित रक्षक करार दिया। एक्स पर एक पोस्ट में तेलंगाना के पूर्व मंत्री ने सबूत के बावजूद तेलंगाना सरकार की ओर से प्रतिक्रिया की कमी पर सवाल उठाया। केटीआर की प्रतिक्रिया चिरकूर बालाजी मंदिर के मुख्य पुजारी रंगराजन पर कथित तौर पर राम राज्य स्थापित करने के लिए काम करने का दावा करने वाले लोगों के एक समूह द्वारा शारीरिक हमला और दुर्व्यवहार किए जाने के बाद आई है। हैदराबाद मदीना सर्कल के अब्बास टावर में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। तेलंगाना आपदा प्रतिक्रिया और अग्निशमन सेवा विभाग के अतिरिक्त निदेशक जीवी नारायण ने बताया कि हमें सुबह 2:15 पर आग लगने की सूचना मिली। यहां कुल 300 दुकानें हैं। 25 दुकानों में आग फैली थी। 8 फायर स्टेशनों से गाड़ियां मौके पर बुलाई गई। कोई भी हताहत की खबर नहीं है। आज सुबह 2:15 को यहाँ फायर एक्सीडेंट हुआ बोल के फायर कॉल आया फायर स्टेशन कंट्रोल रूम को। मदीना और अब्बास टावर्स पे यहाँ करीब 300 शॉप है। सब पूरे टेक्सटाइल्स, होशियरी और रेडीमेड गारमेंट्स का शॉप्स है। इसमें पूरा 25 शॉप्स पे फायर फैला और 15 शॉप्स में और भी थोड़ा डैमेज हुआ। हमारे 8 फायर स्टेशन से गाड़ी आई है। 8 फायर टेंडर लगातार काम करते रहा अभी तक। और इस बिल्डिंग में ऊपर एक वॉचमैन का फैमिली थे, उनके 5 मेंबर्स थे। 5 को हमारे लोगों ने सेव किया।
और बगल वाले बिल्डिंग में 12 लोग थे और उनको भी सेव किया। सभी को हमारे लोग ने सेव किया है, किसी को कोई इंजरी नहीं हुआ, कोई लाइफ लॉस भी नहीं हुआ। लॉस अब एस्टिमेट करेंगे क्योंकि अब दुकानों में अभी भी धुआं भरा हुआ है, स्टॉक्स निकालना पड़ेगा और डैमेज का असेसमेंट करना पड़ेगा। शॉप ओनर्स आके बताएंगे तब पता चलेगा डैमेज कितना। तेलंगाना के हैदराबाद शहर में हत्या की एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक पोते ने दादा की प्रॉपर्टी विवाद में बेरहमी से हत्या कर दी। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने दादा पर 1-2 नहीं बल्कि 70 से ज्यादा बार चाकू से वार किया था। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में पुलिस ने बताया कि जब आरोपी की मां ने हमले के दौरान बीच बचाव की कोशिश की तो उसने अपनी मां पर भी हमला कर दिया था। हैदराबाद पंजागुट्टा थाने में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर विल्जन ग्रुप के सीएमडी की पोते ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। 86 वर्षीय उद्योगपति वीसी जनार्दन राव सोमाजीगुड्डा इलाके में रहते। उनके अपने पोते कृति तेजा के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं दूसरे इलाके में रहने वाला पोता और उसकी मां गुरुवार को सोमाजीगुड्डा में राव के घर पहुंचे थे। तेजा की मां किचन में कॉफी लेने गई थी। इसी दौरान तेजा और उसके दादा राव के बीच प्रॉपर्टी को लेकर बहस शुरू हो गई थी। देखते ही देखते तेजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर उसने दादा राव पर 70 से ज्यादा बार चाकू से हमला कर दिया। घटना को लेकर आरोपी तेजा का आरोप है कि उसके दादा का बचपन से उसके प्रति व्यवहार ठीक नहीं था। वह प्रॉपर्टी बांटने से भी इनकार कर रहे थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद राव को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सीबीआई के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले तिरुपति लड्डुओं में कथित मिलावट के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान भोले बाबा डेयरी के पूर्व निदेशकों विपिन जैन और पोमिल जैन, वैष्णवी डेयरी के अपूर्व चौड़ा और एआर डेयरी के राजू राजशेखर के रूप में हुई है। एक अधिकारी ने रविवार देर रात कहा कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चांसेस है इसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने सिट डाला, तो 5 मेंबर्स कमेटी भी इसमें सीबीआई में 2 ऑफिसर्स, हमारा स्टेट में हाई पुलिस ऑफिशियल्स 2 ऑफिसर्स में इसमें उस टीम में कल रात उस टाइम में सप्लाई करने उस टाइम में एयर डायरी और 3-4 डायरेक्टर्स को कस्टडी में लेने के बाद अभी उसको रिमांड कर दिया हमारे मजिस्ट्रेट तिरुपति में। इसके पीछे कौन कौन है, इसके क्यों ऐसा हुआ, इसके पूरा इंक्वायरी में बाहर आने वाला है। हमको कॉन्फिडेंस है इसके पीछे कौन है। वो लोग जरूर जेल जाने का टाइम आ गया, किसी को छोड़ते नहीं हम। हमारा गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इसके बारे में, किसी को छोड़ते नहीं हम। 2019 से 2024 तक कौन इसके पीछे और घी के मामले में और परकामनी के इश्यू में ज्यादा लोग इन्वॉल्वमेंट है। पूरा इंक्वायरी का समय में विथ एविडेंस वी आर गोइंग टू प्रूव एंड वी आर गोइंग टू अरेस्ट देम शॉर्टली। इప్పటి వరకు ఏఆర్ డైరీ तमिलनाडु में कैबिनेट की बैठक में आज सरकारी जमीन के मालिकाना हक कुल मालिकों के नाम पर ट्रांसफर करने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आदेश दिया है कि ये काम अगले 6 महीने के भीतर पूरे कर लिए जाए। मुख्यमंत्री स्टालिन की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें तमिलनाडु बजट वक्तव्य में शामिल किए जाने वाले प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में कैबिनेट ने सरकारी जमीन के मालिकाना हक को मालिकों के नाम पर ट्रांसफर करने को मंजूरी दी। इस संबंध में पत्रकारों से बात करते हुए राजस्व मंत्री रामचंद्रन ने कहा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने आज गरीबों के लिए राहत में एक बहुत बड़ी क्रांति की है। हमारे मुख्यमंत्री के ध्यान में यह तथ्य आया है कि चेन्नई के आसपास के 4 जिलों में 32 किलोमीटर के बेल्ट क्षेत्र के निवासी लंबे समय से अतिक्रमण कर रहे हैं और उन्हें भूमि के शीर्षक प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही है और उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान नहीं की जा पा रही है। परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री ने आज कैबिनेट की बैठक में चेन्नई के आसपास के 4 जिलों में बेल्ट क्षेत्र के लोगों को भूमि के शीर्षक जारी करने का निर्णय लिया है। अकेले चेन्नई में 29,187 लोग आपत्तिजनक बाहरी इलाकों में रहते हैं। वहीं आगे उन्होंने बताया कि उन सभी को पट्टा जारी करने का काम 6 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने तमिलनाडु विजय पार्टी के नेता विजय से मुलाकात की है। यह मुलाकात चेन्नई के पनियूर स्थित तेवागा कार्यालय में हो रही है। तेवागा के राजनीतिक रणनीतिकार जॉन अरोकी आसाम में भी मौजूद है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। यह भी कहा जा रहा है कि विजय प्रशांत किशोर की मुलाकात अवध अर्जुन द्वारा आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर भाजपा, आम आदमी पार्टी, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों के राजनीतिक सलाहकार के तौर पर काम कर चुके हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि चुनाव के समय कई पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर ने पिछले साल अक्टूबर में जनसुराई नाम से एक पार्टी शुरू की थी। प्रशांत किशोर और थावेका नेता विजय के बीच इस मुलाकात को तमिलनाडु की राजनीति में एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।